हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। यूपीएससी के लिए नंबर 1 स्टडी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं शशांक सिंह आज आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। जैसा कि मैंने बताया था अर्थशास्त्र के बारे में, यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है, एक सीमा होती है इसकी। उदाहरण के लिए अगर हम कहें समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका आशय यह होता है वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन। अर्थव्यवस्था को यदि अगर हम और सरल शब्दों में कहें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसके विकसित, अविकसित या विकासशील कहे जाने का निर्धारण करती है, या अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग, निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। अर्थव्यवस्था की संस्थाएं मनुष्यकृत होती हैं। आइए अब जानते हैं कि उत्पादन क्या है, उपभोग क्या है, निवेश क्या है, विनिमय क्या है। उत्पादन, अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों, सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। उत्पादन भूमि, पूंजी और श्रम को संयोजित करके किया जाता है। बिना भूमि, पूंजी और श्रम के उत्पादन नहीं हो सकता। उत्पादन के लिए ये तीनों की अति आवश्यकता होती है। दूसरा है उपभोग। किसी भी सामान को यूज करना यानी उपयोग में लाना, उपयोग करना उपभोग कहलाता है। अन्य शब्दों में अगर हम इसको जानें तो उपभोग एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है, उपभोग कहलाता है। जिस वस्तु का उत्पादन होता है, जो वस्तु उत्पादित होती है, उसी को ही उपयोग में लाना उपभोग कहलाता है। तीसरा आता है विनिमय। विनिमय का क्या अर्थ होता है? विनिमय का अर्थ होता है अदला बदली, लेन देन। विनिमय का आशय है किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, लेन देन करना। अन्य शब्दों में अगर हम इसको जानें, जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं, यानी हमने किसी को कुछ दिया और उससे उसके बदले में कुछ लिया, तो यह प्रक्रिया विनिमय कहलाती है। अगला है निवेश। निवेश को ही हम विनियोग भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे अक्सर ये सुना जाता है कि भैया उसमें कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितना पैसा लग रहा है, तो ये सब निवेश कहलाता है। निवेश का आशय ऐसे व्यय से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए। कोई भी उद्योग यदि हम लगाते हैं, कोई भी बिजनेस यदि हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते समय हम मन में ये ध्यान रखते हैं, हम अपनी दृष्टि में ये लेकर के चलते हैं कि यदि हम इतना पैसा इसमें लगाएंगे तो हमको इससे इतना बेनिफिट मिलेगा, इससे इतना लाभ मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था का यदि हम संधि विच्छेद करें तो यह दो शब्दों से बनता है, अर्थ एवं व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य है मुद्रा अर्थात धन या मनी, और व्यवस्था का मतलब है एक स्थापित कार्य प्रणाली। इस शब्द का, किस शब्द का? अर्थव्यवस्था शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख
कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक कार्य रूप है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। जैसे कि सरकारी बजट, तो हमने ये सुना, ये जाना कि सरकार ने बजट पेश किया है, तो ये जान लेना, सुन लेना, अध्ययन कर लेना, ये अर्थशास्त्र कहलाता है। लेकिन जब उसी सरकारी बजट को हम धरती पर इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, उपयोग में लाते हैं, व्यवहारिक रूप देते हैं, तो वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। या अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। इसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रुपए पैसों का लेन देन, रुपए पैसों का सुनियोजन करना, सुनिश्चित करना कि कहाँ कितना आमदनी हो रहा है, कहाँ कितना खर्च हो रहा है, ये सब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। और यह अर्थव्यवस्था घर में भी होती है, गांव में भी होती है, सामाजिक स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। और अर्थव्यवस्था की जो आधारभूत गतिविधियां होती हैं वो यही हैं: उत्पादन, उपभोग एवं निवेश। और अर्थव्यवस्था की जो भी संस्थाएं होती हैं वो मानवकृत होती हैं, मनुष्यकृत होती हैं। आय का जो सृजन होता है वो उत्पादन प्रक्रिया में होता है। आइए अब अर्थव्यवस्था के रूप, प्रकार के बारे में जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, इसके पहले हम जानें कि अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है। किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का संबंध अर्थव्यवस्था से होता है। जैसे अपना भारत देश ही है, तो इस देश में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो सीधे सीधे उनका अटैचमेंट, उनका लगाव, उनका संबंध, उनका रिलेशन अर्थव्यवस्था से ही होता है, जिससे वह अपने संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए विकास के उच्चतम बिंदु को प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान परिस्थिति में अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक गतिविधियों का महत्व बढ़ गया है। आर्थिक उदारीकरण के इस युग में अर्थ मनुष्य की तमाम गतिविधियों के नियामक तथ्य के रूप में उभर कर सामने आया है। किसी देश की नीतियों को समझने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था को समझना आवश्यक होता है। और आर्थिक प्रणाली को समझना बहुत आवश्यक है। सुदृढ़ एवं सक्षम आधार के बिना शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थव्यवस्था, अब जैसे इसमें शब्द आया कि उदारीकरण, तो उदारीकरण का मतलब होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचती है या बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियां होती हैं, नियम होते हैं, प्रशासनिक कंट्रोल्स, प्रक्रियाएं आदि जो होती हैं उनको समाप्त किया जाता है। संसाधन का क्या मतलब होता है? संसाधन ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। भूमि, जल, वन, वायु, खनिज के बिना कोई भी कृषि उद्योग विकास नहीं कर सकता। संसाधन शब्द का अगर हम अभिप्राय समझें तो संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः
मानवीय उपयोग की वस्तुओं से है। ये प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों हो सकती हैं। मनुष्य प्रकृति के अनुरूप उपयोग के लिए तकनीकों का विकास करता है, तो ये सब संसाधन ही कहलाता है। अब आइए आगे समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जिसमें से पहला है विकास की रणनीति के आधार पर, स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड है राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर। तीसरा है विकास की अवस्था के आधार पर। चौथा है निर्भरता की प्राप्ति के प्रकृति के आधार पर। पांचवा है शेष विश्व के साथ अंतर संबंध के आधार पर। यदि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आइए इन सभी अर्थव्यवस्थाओं का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नाम से ही यह स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें समाज लिखा हुआ है। तो जो व्यवस्था सामाजिक स्तर से संबंध रखती हो वह सामाजिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ सकती है। जैसे ये अर्थव्यवस्था समाजवादी समाज की स्थापना की उद्देश्य से प्रेरित होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की अवधारणा लागू होती है। समाज में जितने भी लोग होंगे, जो भी संसाधन लगा हुआ होगा, उस पे समाज के सभी वर्ग के सभी लोगों का समान रूप से स्वामित्व होता है, अधिकार होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में राज्य व सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है। मांग और पूर्ति की भूमिका नगण्य होती है। और क्या होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में? समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनी नियंत्रणकारी प्रकृति के कारण नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहलाती है। चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। आइए दूसरा समझते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसमें पूंजी लगती हो, धन लगता हो, मनी लगता हो, मुद्रा लगता हो। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति कारकों की भूमिका प्रभावकारी होती है। इसमें मांग और पूर्ति दोनों मुख्य होती है, प्राथमिकता भूमिका निभाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में राज्य व सरकार की भूमिका सीमित होती है। अभी इसके पहले वाली अर्थव्यवस्था यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें राज्य व सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, वो हस्तक्षेप पूर्ण रूप से करते हैं उसमें। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां लाभ पर जोर होता है, वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्रेरित होती है। समाजवादी में समाज के कल्याण के लिए किया जाता है, जबकि पूंजीवादी में लाभ पर जोर दिया जाता है। जो पैसा लगाता है वो डिमांड भी रखता है और प्रोडक्शन पर भी ज़्यादा ध्यान देता है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था में समाजवादी एवं पूंजीवादी
समाजवादी एवं पूंजीवादी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है। इसमें दोनों का मिश्रण हमको देखने को मिलता है, वही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आइए अब आगे देखते हैं विकास की रणनीति के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास की रणनीति के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है योजनाबद्ध श्रेणी। आइए हम योजनाबद्ध श्रेणी को समझते हैं। एक व्यवस्थित रणनीति के साथ विकास की संकल्पना को स्वीकार करने वाले अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। यानी कि प्लानिंग के तहत जो भी काम किया जाता है, योजनाबद्ध श्रेणी की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत होती है। जब हम कोई कार्य प्लानिंग के तहत करते हैं, योजना बना करके करते हैं, तो उस काम को करने में हमको आसानी हो जाती है और उस काम को करने में हमको सफलता प्रतीत होने लगती है। दूसरा है गैर योजनाबद्ध श्रेणी। ऐसी अर्थव्यवस्था जो योजना बिना आयोजन की संकल्पना को स्वीकार नहीं करती, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी इसमें प्लानिंग का तो नाम मात्र ही नहीं रहता है। बिना प्लान के तहत, बिना योजना के तहत ही कार्य होता रहता है, व्यवस्था होती रहती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सभी अर्थव्यवस्थाएं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती हैं। अब हम विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था की 3 श्रेणियां हैं। पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। आइए अब तीनों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहला विकसित अर्थव्यवस्था, जहां औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति के पहले व दूसरे चरण में शुरू हुई थी और आज विकास की उच्च अवस्था तक पहुंच चुकी है। ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। अमेरिका व अधिकांश यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाएं विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखी जाती हैं। यानी जिनका विकास औद्योगिक क्रांति के पहले एवं दूसरे चरण में शुरू हो गया था, वो आज विकास के उच्च शिखर पर पहुंची हुई हैं। तो जिन देशों की स्थिति इस प्रकार है कि विकास के उच्च शिखर पर वो पहुंच गई हैं, उन देशों को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का महत्व अधिक होता है और ये आर्थिक विकास के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुकी हैं। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसको जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी के विषय में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको हम पूरी तरीके से समझाएंगे कि जीडीपी है क्या, जीडीपी का निर्धारण कैसे किया जाता है, इससे मतलब क्या होता है, किसी देश की जीडीपी अपने आप में कितनी भूमिका निभाती है। इन सब से संबंधित हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अपने संसाधनों का समुचित दोहन नहीं कर पाई। संसाधन के बारे में अभी मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया
कि संसाधन ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण करते हैं। तो जो विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में जो देश, जो राष्ट्र आते हैं, उनका वीकनेस पॉइंट क्या है? उनकी कमजोरी यही है कि उन्होंने अपने संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं किया, और जिसके कारण आज वो विकासशील हैं, विकसित की श्रेणी में नहीं आ पाए। यहां पर औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया देर से शुरू हुई। विकासशील अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया देर से शुरू हुई। 1940-1950 के दशक में औपनिवेशिक स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्थाएं इसी श्रेणी की हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी होती है, वह कृषि क्षेत्र का भाग कम हो रहा है और औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र का भाग बढ़ रहा है। ये अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक विकास के दूसरे चरण में हैं। तीसरा है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अपने संसाधनों का दोहन अभी तक नहीं कर पाई हैं तथा अभी वे विकास के आरंभिक चरण में हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इनके पास संसाधन हैं, उपलब्ध भी है, लेकिन ये उस संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। अब वह कारण कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जानकारी की कमी, ज्ञान का अभाव, आदमी का अभाव, जिसके चलते वो अपने संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य देशों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुदान पर निर्भर होती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देशों के जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। तो ये हुई विकास की अवधारणा के आधार पर अर्थव्यवस्था। आइए अब हम अध्ययन करेंगे निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था। निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था की 3 श्रेणियां हैं। पहला आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, दूसरा आश्रित अर्थव्यवस्था और तीसरा परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। आइए अब हम तीनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, जैसा कि अभी बहुत जल्द ही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनने के लिए कहा था, तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकता की आपूर्ति स्वयं के उत्पादन से कर लेती हैं, सामान्यतः ऐसी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बंद अर्थव्यवस्था वाला होता है। यानी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में जितनी डिमांड होती है उतने का हम प्रोडक्शन खुद से ही कर लेते हैं, तो यह आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। दूसरा है आश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि इसमें हम डिपेंड रहते हैं किसी के ऊपर। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्वयं के उत्पादन से न अपितु दूसरी अर्थव्यवस्था के अनुदान या सहायता पर डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं, उनसे सहायता की मांग करती हैं, वह अर्थव्यवस्था आश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तीसरा है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। जिन अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर एवं आश्रित दोनों के गुण मौजूद होते हैं, परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। यानी कि परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर और आश्रित दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। वर्तमान परिदृश्य में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं इसी श्रेणी में आती हैं कि परस्पर एक दूसरे से मिलकर के ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए
प्रयासरत रहती हैं। तो आइए अब हम अगला टॉपिक जो है शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी दो श्रेणियां हैं, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। आइए अब हम बंद अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो हमको आत्मनिर्भरता पर बल देती है और शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। 1991 के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत हद तक इसी श्रेणी में थी कि जो आत्मनिर्भरता पर बल दिया और अन्य विश्व के अन्य देशों के साथ अपनी आर्थिक क्रियाओं के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा है खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था को प्रोत्साहन एवं संरक्षणवाद को हतोत्साहित करती है। खुली अर्थव्यवस्था वाले देश शेष विश्व के साथ आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इनका स्वरूप बहुत हद तक नियंत्रण मुक्त होता है। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर हुई। जैसा कि अभी हम वर्तमान में भी देखते हैं कि भारत अन्य देशों के साथ कई सारे मुद्दों पर आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर करता है और अपने देश के निर्माण में आर्थिक साधनों का संसाधनों का काफ़ी मदद लेता है, काफ़ी सहायता लेता है। आइए अब हम अध्ययन करेंगे आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। आर्थिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र में कृषि, वन क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र और खाने आदि प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। इनसे द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चा माल मिलता है। प्राथमिक क्षेत्र में उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्षतः पर्यावरण पर निर्भर होती हैं, डिपेंड होती हैं। प्राथमिक क्षेत्र का जो संबंध होता है वो भूमि से होता है, जल से होता है, वनस्पति से होता है और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है। इसमें वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो मानव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में उन क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का स्वरूप बदलकर मूल्यवान बना देती है। द्वितीयक क्रियाओं में उत्पादन संबंधी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों की विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना और गुड़ का निर्माण करना। ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को ही हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं और द्वितीयक क्षेत्र को जो माल मिलता है कच्चा, वो प्राथमिक क्षेत्र से ही मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। प्रथम विनिर्माण उद्योग, द्वितीय लघु एवं कुटीर उद्योग, तृतीय खनिज उद्योग। आइए अब हम अध्ययन करेंगे
तृतीय क्षेत्र के बारे में। तृतीय क्षेत्र में परिवहन आता है, शिक्षा आती है, होटल, भंडारण यानी स्टोरेज और संचार, और सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं भी शामिल होती हैं। तो जहां ये सब सेवाएं सम्मिलित हों उस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं, या इसी को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। अन्य 3 बड़े क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है वित्त एवं अस्थावर संपदा, दूसरा है सामुदायिक एवं निजी सेवाएं, तीसरा है विदेशी क्षेत्र। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स में जो भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। मैं उस कमेंट का, उस प्रश्न का निस्तारण शीघ्र ही दूंगा आप लोगों को। तब तक के लिए नए वीडियो जब तक आते हैं आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।